प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस हम रिवाइज कर चुके हैं बिकॉज आपके अभी मैथ्स एग्जाम से कुछ दिन पहले तक हम सी ही रिवाइज कर रहे थे, राइट? सो वी हैव डन वेरियस टॉपिक्स इन रिविजन। आपका यूनिट 1 जो है इसमें आपका सी बेसिक्स आ जाता है, लाइक ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपके कंडीशंस, लूप्स, ये सब आ जाएगा। यूनिट 2 में आपके पास फंक्शंस है, स्टोरेज क्लासेस है और पॉइंटर्स हैं कि और पॉइंटर्स और एरेज का आपस में रिलेशन क्या होता है। Then you have structures and file handling in your unit 3 and unit 4 में आपके standard library functions and command line arguments हैं, ठीक है? इसके जो यूनिट वाइज नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पहले भी भेजे हैं, I'll send it again so that किसी के अगर मिस होंगे तो उसको मिल जाएंगे और आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। इन केस यू हैव मिस्ड द रिविजन क्लासेस वी हैव लास्ट वीक, सो प्लीज वॉच दोज रिविजन क्लासेस ताकि आपके ये सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए। अभी हम जो करेंगे दैट वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल पेपर में आते हैं। सो PYQs, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, राइट इन ब्रीफ अबाउट डेटा टाइप्स इन सी। सो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 2.5 मार्क्स के लिए आया हुआ, ठीक है? आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होने वाला है। सो 60 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपके पास एक कंपल्सरी सेक्शन होगा, राइट? और फिर बाद में आपके पास चॉइस आती है हर यूनिट के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है डेटा टाइप्स इन सी। सो व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन सी, तो आप सबसे पहले तो बताओगे कि डेटा टाइप होता क्या है। सो डेटा टाइप इज लाइक व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू स्टोर इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल और यू टेक इन अ कांस्टेंट। सो डेटा टाइप जब हम बताते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा टाइप्स, तो हम इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है डिराइव्ड और एक होता है यूजर डिफाइंड। सो जब भी आपसे डेटा टाइप्स पूछा जाए, ट्राई टू मेक ट्री लाइक दिस, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया। इससे चेक करने वाले को भी बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आप क्या बता रहे हो, ठीक है? सो प्रिमिटिव के अंदर आपके पास क्या आ जाता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है? एक वॉइड भी होता है, उसको आप डेटा टाइप कह भी सकते हो या नहीं भी मेंशन कर सकते हो। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। डिराइव्ड के अंदर आपके पास आ जाते हैं एरेज, matrices, then you have pointers. यूजर डिफाइंड में आपके पास हैं स्ट्रक्चर्स, यूनियन एंड एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है? सो वी गेट दिस। अब अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तब तो आप सिर्फ इस पार्ट को, प्रिमिटिव पार्ट को ही एक्सप्लेन करोगे। तो आप इसमें बता दोगे कि इंटीजर जो है, दोज आर द वंस वेयर यू स्टोर ओनली नंबर्स, होल नंबर्स, जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फ्लोट, जिसमें नंबर विद फ्रैक्शन स्टोर होता है। कैरेक्टर, जो कि कोई भी आपका कैरेक्टर हो सकता है। and a single character is given in single quotes. It could be alphabet, digit, special symbol, anything. बस इन्हीं को बताएंगे एंड दैट इज इट, ठीक है? अगर यही क्वेश्चन आपको 7-8 नंबर का आ जाता है तो आप 2-2 लाइन में इन सबकी डेफिनेशन भी साथ में लिख दोगे टू मेक योर आंसर लुक लाइक दैट, ठीक है? फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन इस पेपर में है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स इन सी, उसका आंसर हमने ऐसे लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? एन ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन 3 वैल्यूज, ठीक है? सो ये वो ऑपरेटर है जो 3 वैल्यूज पे काम करता है और इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे हो सकता है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ दीज सिंबल्स। सो यू गिव अ कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 1 कोलन, स्टेटमेंट 2 semicolon. So here, if the condition is true, statement 1 is executed. And if the condition is false, statement 2 is executed. Right? So that's your ternary ऑपरेटर। इसका आप एग्जाम्पल दिखा दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, तो हम चेक कर सकते हैं कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, सो यू कैन print that student has passed the exam, otherwise student has failed the exam,
ठीक है। दूसरा तरीका, दिस इज वर्जन ए, अनदर वर्जन इज कि आप एक वेरिएबल का नाम लिखो इज इक्वल टू कंडीशन दो, कंडीशन के पीछे लगाओ क्वेश्चन मार्क और यहां पर क्या दोगे, वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2. So if the condition is true, तो value 1 will go to the variable. So if true, variable में क्या आ जाएगा, value 1. If false, variable में क्या आ जाएगा, value 2. So depending upon कि आपकी condition true है या false है, we will get it like this. इसमें आप example दे सकते हो, greatest of a number अगर आप निकाल रहे हो, 2 numbers अगर आप निकाल रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर a b से बड़ा है तो g में a चला जाएगा, otherwise b चला जाएगा. So that's how we can write this code. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, what are literals in C? अब लिटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट. ठीक है, सो द वर्ड लिटरल मींस कांस्टेंट. तो आप लिटरल बोलो या कांस्टेंट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो लिटरल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज constant. So it is that value which remains same during the execution of the program. ठीक है, so it remains same during the execution of the program. तो जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आपका जो ये है ये सेम रहेगा. So it remains same during the execution of the प्रोग्राम. इसके अंदर फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वही डेटा टाइप्स फिर से, कि हमारे पास इंटीजर लिटरल हो सकते हैं, फ्लोट लिटरल हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ये 9 है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है, और अगर डबल कोट्स में आपको कुछ लिखना है तो वो स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, देन है राइट द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स क्या होंगे, वी शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, and only one special symbol, that is underscore. No space allowed, no special symbols allowed. The first letter cannot be a digit, it can be underscore, it can be alphabet, but it cannot be a digit. And then underscore के अलावा कोई और special symbol use नहीं हो सकता. Keywords cannot be used as identifiers and they are case sensitive. जिस case में define किए हैं उसी case में आपको use करने पड़ते हैं. ठीक है, next question है explain use of relational operators. So relational operators are binary operators. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वैल्यू पे काम करते हैं और इनसे जो बनती है उस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट बूलियन एक्सप्रेशंस, मतलब जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. एंड वी हैव दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी. सो इक्वालिटी चेक करनी हो तो डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू से आप नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हो. देन राइट इन ब्रीफ अबाउट रिकर्शन. सो आपको बताना है कि रिकर्शन क्या होता है. तो रिकर्शन क्या होता है, इट्स व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. तो जब आप रिकर्शन को एक्सप्लेन करोगे तो रिकर्शन की डेफिनेशन तो सिर्फ यही कहती है कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्शन कहते हैं. सो अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ is said to be recursive for having a useful recursion. We must have 2 things. 1, the function must call itself. Function must call itself. और दूसरा क्या होना चाहिए कि आपका फंक्शन कभी तो जाकर टर्मिनेट होना चाहिए. सो देयर शुड बी अ बेस कंडीशन टू टर्मिनेट रिकर्शन, अदरवाइज इट वुड बी इनफाइनाइट. चलता ही रहेगा, खुद को कॉल करता ही रहेगा. और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. तो आप इसमें अपना एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हो कि हम ऐसे बना लेंगे, इंट फैक्ट इंट n, चेक कर लेंगे कि अगर तो n 1 है तो मतलब पता ही है 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया.
अदरवाइज हमने कर दिया n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 और फिर रिटर्न n करा दिया। इसी को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, राइट एंड एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ प्रोसेस इन हेडर फाइल। तो प्रोसेस डॉट एच बेसिकली आपसे पूछा है कि प्रोसेस डॉट एच में कोई दो फंक्शंस जो होते हैं वो आप एक्सप्लेन करो। सो प्रोसेस डॉट एच में एक फंक्शन होता है एग्जिट। एग्जिट फंक्शन इज यूज टू टर्मिनेट योर प्रोग्राम। इसमें जो हम जीरो पास करते हैं इसकी जगह कोई भी नंबर पास हो सकता है, बट वी पास जीरो टू से कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हम खुद से टर्मिनेट कर रहे हैं, वो किसी एरर की वजह से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट्स एग्जिटिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स एग्जिट ब्रैकेट में जीरो। अगर आप किसी प्रोसेस को खुद से टर्मिनेट कराना चाहते हो किसी दूसरे प्रोसेस को, तो आप उसकी जगह पर अबॉर्ट भी कॉल कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो इन प्रोसेस डॉट एच। ठीक है, सो exit function is there and abort function is there in process.h. then आपके पास क्वेश्चन है write short note on enum. enum मतलब enumerated data types. so enum कैसे डिफाइन करते हैं? हम enum लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा enum result, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया false comma true. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मैं कहीं पे भी false लिखूंगी that will be treated as 0, मैं कहीं पे भी true लिखूंगी that will be treated as 1. तो enum किस लिए होता है? enum is to define names. It is used to define names for integer constants. आपको बहुत सारे integer constants लेने हैं और स्पेशली अगर आपको एक लाइन में लेने हैं तो उनको बार बार डिफाइन करने की जगह हम enum बना सकते हैं. It increases the readability of your program. तो इससे आपका जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. So it increases the readability of your code. फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया था एक प्रोग्राम, आपको याद होगा, 2 नंबर इनपुट करो और फिर यूजर से पूछो कि प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू सब्ट्रैक्ट. उसमें हम केस 1 केस 2 बना रहे थे. उसमें कितना अच्छा होता अगर मैं ऐसे लिख पाती केस ऐड, केस सब्ट्रैक्ट. सो इट वुड बी इजियर टू रिकॉग्नाइज. जो दूसरा बंदा कोड देख रहा है उसको पढ़ने में ज्यादा इजी लगेगा कि कौन सा केस क्या कर रहा है ना. तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि केस के आगे तो कांस्टेंट देना पड़ता है. तो वहां पर आप ले सकते थे enum ऑपरेशन एंड देन इन कर्ली ब्रैकेट्स आई कैन राइट. बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 0 से शुरू करता है, लेकिन अगर आपने लिख दिया ऐड इज इक्वल टू 1 तो अपने आप वो सब्ट्रैक्ट को 2 ले लेगा एंड देन मल्टीप्लाई को 3 ले लेगा, डिवाइड को 4 ले लेगा. Likewise it goes. ठीक है, so I hope enum is clear to every one of you. बिल्कुल सेम था अर्षित मैथ्स का. enum तक क्लियर है. इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है आपका what is nesting of structures. नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर. सो जैसे आपने बनाया स्ट्रक्ट एड्रेस, इसमें ले लिया इंट हाउस नंबर, कैर सिटी, और पिन कोड वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हो, इंट पिन कोड. फिर आपने यहां पे लिया स्ट्रक्ट एड्रेस, इंट हाउस नंबर, कैर सिटी, इंट पिन कोड. स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन का क्या चाहिए हमको? नेम, एज, और मान लो मुझे उसका एड्रेस चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऊपर वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती हूँ. सो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर. सो हैविंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल जो दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो, मतलब एक स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को अगर हम लेते हैं उसे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं. तो अगर आप मेन में जाकर यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो p, ठीक है, सो यू हैव वॉइड मेन जिसके अंदर आपने इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया,
तो अगर आपको इसको इनपुट करवाना है तो कैसे कराओगे? तो अगर आपको यहाँ पर p डॉट हाउस नंबर में कुछ पुट करना है तो ठीक है। सॉरी, p डॉट हाउस नंबर में हम डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते ना। p के अंदर देखो नेम है, p के अंदर एज है, ठीक है। स्ट्रिंग तो असाइन होती नहीं है, तो स्ट्रिंग कॉपी p डॉट नेम राहुल, फिर मैंने क्या लिखा, p डॉट एज इज इक्वल टू 20। अब मुझे क्या करना है, p में एड्रेस पुट करना है, तो p डॉट एडी डॉट हाउस नंबर, ठीक है। तो डॉट इंक्रीज हो जाएगा, सो p के अंदर एडी है, एडी के अंदर हाउस नंबर है। सेम वे व्हेन यू हैव टू डू सिटी, सो इट शुड बी p डॉट एडी डॉट सिटी। इसमें क्या जाना चाहिए, लेट्स से दिल्ली, देन p डॉट एडी डॉट पिन कोड इज इक्वल टू कुछ भी, ठीक है। एंड देन यू कैन प्रिंट एंड ऑल। सो बेसिकली जब नेस्टिंग होती है तो उतने ही डॉट भी आपके इंक्रीज होते जाते हैं। सो दैट इज, वो भी कराऊंगी नेहा, अभी तो 26 को पेपर है ना, सारे साल की करेंगे। वी विल प्रैक्टिस ऑल द ईयर्स। 2023-24 का मैं अभी इसलिए नहीं कराया कि वो थोड़ा फ्रेश आपके दिमाग में रहेगा, बाद में करेंगे तो कल कर लेंगे वो, अभी ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। वी कैन डू दैट टुमारो, ठीक है। देन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटर्न कीवर्ड, ये भी 2.5 मार्क का क्वेश्चन है। सो एक्सटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन दैट अ वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सो एक्सटर्नल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इट इज वन ऑफ द स्टोरेज क्लास, आपको वो बताना है और एक छोटा सा कोड लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फाइन। फिर पहले आपके पास जो क्वेश्चंस होते थे यूनिट 1 वाले, दैट यूज्ड टू बी 12.5 मार्क्स, ठीक है। अब तो 10 नंबर का हो गया ना, पहले 75 मार्क का पेपर होता था। तो उसके हिसाब से इसमें यूनिट 1 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। वी हैव डिस्कस्ड इट इन रिवीजन क्लासेस आल्सो एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। सो टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, आप लोग अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इसको दोबारा से लिखना और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे सो दैट आई कैन चेक आपने सही किया है या नहीं। ये क्वेश्चन 6.5 नंबर का है। इसी के दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है पर्पस ऑफ वेरियस लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी। तो आपको फॉर, वाइल, डू वाइल एक्सप्लेन करने हैं 6 मार्क्स के लिए। अब आपके पास 5-5 नंबर का ये आ सकता है। और जब आप लूप्स को एक्सप्लेन करोगे तो उसमें आपको एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप जरूर बताना है, ठीक है। दूसरी चीज आप उसमें ऐसे बता सकते हो, सब जब भी लूप बताते हो हमेशा उसका सिंटेक्स बताओगे। जैसे आप फॉर लूप बता रहे हो तो आपने फॉर लिखा, यहाँ पर पहले उसका सिंटेक्स बताया कि सिंटेक्स क्या होता है, इनिशियलाइजेशन है, फिर यहाँ पर आपकी कंडीशन है, फिर यहाँ पर आपकी मॉडिफिकेशन वाली स्टेटमेंट है, यहाँ स्टेटमेंट्स होती हैं। तो आप फिर एक्सप्लेन करोगे पहले सिंटेक्स को, इनिशियलाइजेशन में इनिशियलाइज द काउंटर, सो then the condition is checked, after the condition is true the statements are executed, then increment decrement is done and then again condition is checked. So if the condition is false we come out of the loop और इसी का फिर आपने एग्जाम्पल देना है, फिर उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। सेम केस विद वाइल, सेम विद डू वाइल, ठीक है। चॉइस में आपके पास था डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो आपके पास ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस है 6 मार्क्स के लिए। तो पहला डिफरेंस क्या होता है कि भाई ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप whereas कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट ओनली द करंट आइटरेशन, सिर्फ करंट साइकिल टर्मिनेट होता है, जबकि ब्रेक से आपका पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। सो कंटिन्यू टर्मिनेट्स ओनली द लूप। ब्रेक में अगर मैक्सिमम टाइम्स 10 बार है तो जरूरी नहीं है कि लूप आपका 10 बार चलेगा, है ना। कंटिन्यू में आपका लूप 10 बार ही चलता है, बीच में कोई आइटरेशन स्किप हो सकती है। इसमें आप कोड बना के दिखा सकते हो, जैसे आपने लिखा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने चेक कर लिया कि अगर i 3 से डिविजिबल है तो ब्रेक, नहीं तो हम बाहर आकर i को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब i 1 होगा तो प्रिंट हो जाएगा, 2 होगा तो प्रिंट हो जाएगा, जब 3 होगा तो 3 से डिवाइड होता है, ब्रेक हो गया, दैट इज इट। आपके आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 आएगा। सेम कोड आप यहाँ पे फिर से लिखोगे, ठीक है, लेकिन आप इस बार क्या करोगे, ब्रेक की जगह उसमें कंटिन्यू लिख दोगे। सो इस बार आपके पास सेम कोड है, बस इतना सा चेंज है कि ब्रेक नहीं है, व्हाट डू वी हैव देयर, कंटिन्यू। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे ये फर्क पड़ जाएगा कि आपके पास अब 1,
2, 3 नहीं प्रिंट होगा, जब कंटिन्यू होता है वो वापस यहाँ चला जाता है। 4, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 होगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। ये ए पार्ट है। इसके बी पार्ट में भी आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो आपके फर्स्ट रो में एक वैल्यू है, दूसरे रो में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। सो टोटल रोज कितनी है? 4। 4 बार लूप चलेगा। इसके अंदर आपके पास j उतनी बार चलेगा जितनी i की वैल्यू है। जब i 1 है तो वो एक ही नंबर को प्रिंट कर रहा है, जब i 2 है तो वो 2 नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। लेकिन जो नंबर्स हैं वो ना तो i पे बेस्ड है ना ही j पे बेस्ड है, वो तो अंदर अलग ही प्रिंट हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक k और ले सकते हो जिसमें इनिशियली 1 हो, और आप यहाँ पर उसको प्रिंट कर सकते हो। सो आपने यहाँ पर k प्लस प्लस प्रिंट कर दिया। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीज करेगा, और जब एक रो पूरी हो जाए तो हमने न्यू लाइन दे दिया। ऊपर ऑब्वियसली आपने ये इंड आई जे के डिक्लेयर कर रखे हैं मेन के अंदर। तो आई 1 है, ये लूप एक बार चलेगा, के को प्रिंट करेगा विच इज 1, लेकिन के इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे गए, अब आई 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 4 इज ट्रू, जे 1 से लेके 2 तक जाएगा, मतलब 2 बार चलेगा। एक बार वो 2 प्रिंट करेगा, फिर अगली बार 3 प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो यूनिट 1 का क्वेश्चन था। फिर यूनिट 2 में आपके पास ए पार्ट में क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ट्रांसपोज ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स एंटर्ड बाय यूजर। ये तो और इजी है, 3x3 में तो मार्क्स भी नहीं कटेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज में होता क्या है, रोज कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाती है। यहाँ तो है ही 3x3, तो 3x3 का ट्रांसपोज भी 3x3 ही आने वाला है ना। सो दैट वे इट वुड बी इवन easier for you। ठीक है, बट आपको ट्रांसपोज वाला प्रोग्राम आता है ना। अब ये तो 3x3 है, बट अगर कोई भी साइज हो तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है, सिर्फ हमने अपना जो लूप है आई वाला, उसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ टाइम चला देते हैं, और जो आपका जे वाला लूप है उसको आप नंबर ऑफ रोज टाइम चला देते हो, और यहां पर आप प्रिंट जब करते हो तो आप ए आई जे की जगह ए जे आई प्रिंट करते हो। सो इससे आपके पास क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट था, राइट डाउन बेनिफिट्स यूजिंग फंक्शंस इन सी, आल्सो राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो फंक्शंस बनाने के फायदे क्या हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है ना, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मॉड्यूलैरिटी, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इट्स इजी टू हैंडल, इजी टू फाइंड आउट द एरर्स एंड करेक्ट द एरर्स, एंड फैक्टोरियल आप बना के दिखा सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर रिकर्शन से बनाओ, आप नॉर्मल लूप लगा के भी बना सकते हो, लेकिन फंक्शन से बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास चॉइस में क्या आता है, एक्सप्लेन वेरियस स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, सो एक आपको मैंने टेबल दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी होगा, उसमें स्टोरेज क्लासेस के डिफरेंसेस हैं, वो टेबल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो जो चारों स्टोरेज क्लासेस हैं हमारी, एक्सटर्न, ऑटो, रजिस्टर एंड स्टैटिक। सो एक्सटर्न, ऑटो, रजिस्टर एंड स्टैटिक, तो ये स्टोरेज क्लासेस में आपको डिफरेंस जो है वो करना है। एक्सटर्न इज फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, ऑटो इज फॉर लोकल वेरिएबल्स, रजिस्टर इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर कि इस वेरिएबल को रैम में स्टोर मत करो, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करो, ताकि आपकी प्रोसेसिंग और फास्ट हो सके। और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिन्हें एक बार मेमोरी एलोकेट होती है जब फंक्शन पहली बार कॉल होता है, और एलोकेट ही रहती है, डी एलोकेट नहीं होती जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो वो पूरा आपको डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। देन आपको एक क्वेश्चन दिया है, राइट अ सी प्रोग्राम, इसका जो सेकंड पार्ट है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट रिटर्न्स रिवर्सल ऑफ अ नंबर पास टू अ फंक्शन, फंक्शन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग टेक्निक। तो आप जो नंबर को पास कर रहे हो, आपको उसका रिवर्स निकाल के रिटर्न कराना है। ठीक है, ऑल्दो इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं थी रेफरेंस की, बट क्वेश्चन में बोला है कि रेफरेंस से करो, तो आप इसको रेफरेंस से कर सकते हो। तो इसमें आप फंक्शन बनाओगे इंट रिवर्स। ठीक है, सो इंट रिवर्स जब आप बनाओगे, यहां पर आप अपना नंबर रिसीव कर लोगे जो भी है,
रिवर्स कैसे निकालते हैं हम? इनिशियली रिवर्स मान लेते हैं 0, एक वेरिएबल ले लेते हैं डिजिट के लिए। हम चेक कर लेते हैं कि जब तक नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है तब तक डिजिट क्या आएगा? नंबर मॉड 10। नंबर को आपको एक डिजिट से छोटा करना है तो आप नंबर अपॉन 10 कर दोगे, और जो रिवर्स है वो हो जाता है रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस डी। एंड जब लूप खत्म हो जाएगा तो जो भी रिवर्स है उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब आप यहाँ पे मेन बनाओगे, ऊपर ऑब्वियसली आप हैश इंक्लूड वगैरह भी कर लोगे। यहाँ पर आपने कोई भी वेरिएबल लिया है ए और बी, आपने यूजर से पूछ लिया एंटर अ नंबर, फिर आपने उसको ए में इनपुट करवा लिया, फिर आपने इसको कॉल देखो कैसे करना है। रेफरेंस से बोला है तो आपको ए का एड्रेस ही भेजना पड़ेगा, वहां से रिवर्स रिटर्न होके बी में आएगा, उसको फिर आप प्रिंट करा सकते हो रिवर्स इज परसेंटेज डी बी। एंड टर्बो में कर रहे हो तो गेट सी एच रिटर्न 0। अगर इंट लिखा है, अगर वॉइड लिखा है तो रिटर्न 0 की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन इज योर यूनिट 3। यूनिट 3 में पूछा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर अगेन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, एड्रेस वाले को हमने पर्सन के अंदर लिया था, तो उसी को ही आप बना दोगे। पर्सन की डिटेल्स इनपुट कर लोगे, पर्सन की डिटेल प्रिंट कर दोगे। ठीक है, सो दैट इज योर nested structure, basically a structure within another structure. फिर इसके बी पार्ट में आपको बोला है राइट शॉर्ट नोट ऑन एरे ऑफ पॉइंटर्स, एंड देन सेकंड है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है उसको बताने के लिए पहले मैं आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। हमने किया था ये प्रोग्राम, आपको याद होगा, हमने बहुत डिटेल में ये कोड किया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स वाला, कि अगर मेरे पास एक एरे है स्टूडेंट्स का, तो मैंने यहाँ पर लिया struct student S20। मान लो कि one student requires 50 bytes to be stored। स्टूडेंट का नाम है, एडमिशन नंबर है, मार्क्स हैं, जो भी है, तो एक स्टूडेंट को 50 बाइट्स की जरूरत है। 20 इंटू 50, 1000 बाइट्स आपके इस एरे को एलोकेट हो जाएंगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि एरे है तो कंटिन्यूअस लोकेशंस में ही स्टोर होगा। इसमें आप यूजर से पूछ सकते हो कि भाई बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट टू स्टोर, फिर आपने यहाँ पर उतनी बार अपना लूप चला लिया और वैल्यूज को इनपुट करा लिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। जब आप इसको स्कैन करवाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी। आपने लिखा एस आई डॉट एडमिशन नंबर, एस आई डॉट नेम, एस आई डॉट मार्क्स। तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है कि एरे की हर पोजीशन पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टोर्ड है। सो एट एवरी पोजीशन ऑफ द एरे वन स्ट्रक्चर वेरिएबल इज स्टोर्ड, जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर्स में क्या होता है? एरे ऑफ पॉइंटर किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है, बहुत मेमोरी वेस्ट हो रही है इसमें। तो इंस्टेड यहां पर बेटर ऑप्शन क्या रहती? एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो आप यहां पर ले लेते स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार S20। सो इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉइंटर को अगर 2 बाइट्स चाहिए तो सिर्फ 40 बाइट्स एलोकेट होंगे आपकी, ओनली 40 बाइट्स। फिर जैसे जैसे हमें स्टूडेंट प्रोसेस करना होगा उसको हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। सो एरे ऑफ पॉइंटर इज एन एरे व्हिच डज नॉट स्टोर अ वैल्यू बट इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ सम अदर लोकेशन। इट हेल्प्स टू सेव मेमोरी। फिर आप स्ट्रक्चर का एग्जांपल देके बता सकते हो कि किस तरह से ये आपको मेमोरी सेव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। चॉइस में है राइट कंप्लीट प्रोग्राम टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स यूजिंग योर ओन फंक्शन। मतलब आपके पास strcat पहले से बना हुआ है, आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज दैट। आपको 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है अपने खुद के लॉजिक से। ठीक है, तो खुद के लॉजिक से कैसे कंकैटिनेट करोगे? कंकैटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन कराना। तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है a जिसके अंदर है हेलो, एक स्ट्रिंग है b जिसके अंदर है वर्ल्ड, नाउ यू हैव टू कंकैटिनेट इन पुट एंड सी।
तो इसका लॉजिक मैं बता देती हूँ, मैं कोड नहीं बता रही हूँ, कोड आप लोग मुझे भेजोगे। तो इसमें जो 0 पोजीशन पे है वो इसकी 0 पोजीशन पे कॉपी हो जाए, इसमें जो 1 पे है वो इधर कॉपी हो गया, ये इधर कॉपी हो गया, ये इधर कॉपी हो गया और ये इधर कॉपी हो गया। वंस इट इज कॉपीड देन वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इसमें जो 0 पोजीशन पे है वो इसके 5 पे आ जाए, इसके जो 1 पोजीशन पे है वो इधर आ जाए, फिर R पे आ जाए, फिर D पे आ जाए, और फिर आपको इसके पीछे डलवाना है नल, ताकि ये टर्मिनेट हो जाए। सो यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ लूप्स। सो आप ये ट्राई करोगे खुद से, 2 स्ट्रिंग्स आपको यूजर से इनपुट करवानी है और फिर आपने इसको कंकैटिनेट करना है। वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, बट तब तक आप लोग इसका खुद से कोड लिख के मेरे को भेजोगे, ठीक है। इसमें थ्योरी में है राइट शॉर्ट नोट ऑन मैक्रो। व्हाट इज अ मैक्रो? Macro is made with the help of hash define. So it is basically a code, it's small code, maybe a statement or so, जो कि replace हो जाता है at the place of call. तो जिस जिस जगह पर macro को call किया जाता है वहां पर उसका जो code है वो paste हो जाता है ना? The code is pasted at that place. तो macro कैसे बनता है? जैसे आपने बनाया hash define area x और आगे लिख दिया pi into x, so that is pi r square. तो अगर मैं कहीं पे भी लिखती हूँ area 7.5, so it will be replaced by 3.14 into 7.5 into 7.5. So it's not like a function call. Function call में क्या होता है? कंट्रोल जंप करके फंक्शन पे जाता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस आता है, ठीक है। सो इट कॉल्स द फंक्शन, इट गोज देयर एंड देन इट कम्स बैक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ पे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो कंपाइलेशन से पहले ही जहां जहां पे वो कॉल हुआ है वो वहां पर पेस्ट हो जाता है। सो वेर एवर यू कॉल्ड इट इज पेस्टेड एट दैट प्लेस, सो दैट एग्जीक्यूशन टाइम आपका बच जाता है और आपका लिखने का काम भी बच जाता है, क्योंकि फॉर्मूला आपने एक ही बार लिखा लेकिन वो पेस्ट हो गया उस सब जगह पर जहां जहां पे वो कॉल हुआ है, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट है पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन के एग्जाम्पल में आप बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने बनाया स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। आप इसका नाम देना चाहते हो तो आप लिख सकते थे टाइप डेफ कॉम्प। सो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब मैंने यहाँ पर 3 फंक्शंस बनाए, एक फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट करेगा, एक फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। तो जब आप इंटीजर रिसीव करते हो तो यहाँ ब्रैकेट में इंटीजर लिखते हो, अब यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर रिसीव कर रहे हो तो आप कॉम्प्लेक्स लिखोगे, या आप 2 नंबर्स, चलो हम ज्यादा लंबा नहीं खींचते, आपका क्वेश्चन 4 नंबर का ही है या 3 नंबर का आएगा तो y2 स्ट्रेच इट टू मच। आपको सिर्फ दिखाना है कि कैसे होता है, तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले लो और आप यहाँ पर ऐड ले लो, कॉम्प्लेक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स। फिर आपने यहाँ पे बनाया वॉइड मेन, मेन के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स के 3 वेरिएबल्स ले लिए, C1 C2 C3। आपने यूजर को पूछा कि एंटर रियल एंड imaginary part for first complex number. You scan it here. C1 dot real, C1 dot imaginary. Similar way, you'll ask for the second one. So enter real and imaginary part for second complex number. C2 dot real, C2 dot imaginary, and then मैंने कॉल किया C3 is equal to add C1 comma C2, and you can print
result is percentage d plus iota percentage d c3 dot real comma c3 dot imaginary. जो रिजल्ट है उसको मैंने प्रिंट करा दिया. गेट ch. अब ये फंक्शन आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, बनाना भी तो है. तो जब आप इस फंक्शन को बनाओगे तो यहां पर आप पैरामीटर रिसीव करोगे. आप ले सकते हो कॉम्प x, कॉम्प y. यहां पर आपको क्या लेना है? कॉम्प z. z के रियल में क्या आ जाए? x का रियल प्लस y का रियल. z के इमेजिनरी में क्या आ जाए? x का इमेजिनरी प्लस y का इमेजिनरी. एंड यू शुड राइट रिटर्न z. ऑब्वियसली ये उसके नीचे आएगा, पर मैंने यहां लिखा है. सो दिस इज योर कोड टू शो that how structure variables can be passed to the functions. ठीक है, कैसे आप structure variable को function में पास कर सकते हो. Is this clear to every one of you? Then comes your last unit, unit 4. ठीक है, अब यूनिट 4 के जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिट 4 के जो क्वेश्चन है वो फाइल हैंडलिंग. वैसे तो फाइल हैंडलिंग आपको यूनिट 3 में भी आ सकता है, बट दे कैन गिव यू फाइल हैंडलिंग क्वेश्चन इन यूनिट 4 ऑल्सो. एक तो है इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप डेफ. टाइप डेफ मैंने भी आपको दिखाई दिया करके, पर टाइप डेफ का पर्पस क्या होता है? टू डिफाइन अनदर नेम ऑफ अ डेटा टाइप. देन है बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स जो बाइनरी ऑपरेटर जो कि आपके 0 या 1 पे काम करते हैं रादर देन दी एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, फिर एक है प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर. ये हमने किया था, मैंने आपको स्पेशल अलग से ये भेजा भी हुआ है कि आपको एक फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, दूसरी फाइल को आपको राइट मोड में ओपन करना है, और आप फर्स्ट फाइल से एक एक कैरेक्टर रीड करते रहोगे जब तक वो खाली नहीं हो जाती, और उसी कैरेक्टर को आप साइड बाय साइड दूसरी फाइल में राइट करते जाओगे. So you have to open one file in read mode, one file in write mode. Keep reading from the first file and keep writing into the second file, one letter at a time. तो उससे आपकी एक फाइल दूसरी फाइल में कॉपी हो जाएगी. फिर पूछा है राइट डाउन फॉर्मेट ऑफ 3 functions of string.h and ctype.h. तो string.h में आपके पास क्या क्या functions होते हैं? You have strlen, strcpy, strcmp to compare the strings, strcat to concatenate the strings, strrev to reverse the strings. तो इसमें से कोई भी 3 functions आपको explain करना है. ठीक है, फिर C टाइप के अंदर तो बहुत ही easy functions होते हैं. We have isAlpha to check कि जो चीज ब्रैकेट में पास हुई है वो अल्फाबेट है या नहीं. अगर तो अल्फाबेट है तो वो आपको ट्रू देगी, अगर नहीं है तो फॉल्स. अगर आपको चेक करना है अल्फा न्यूमेरिक है तो ये इज डिजिट होता है, इज अपर होता है, इज लोअर होता है, उसके साथ साथ 2 अपर भी होता है. एक कैरेक्टर को अपर पे कन्वर्ट करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए 2 लोअर भी होता है. ये सारे सी टाइप डॉट एच के अंदर आपके फंक्शंस जो हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है जी. So this is what you have to do in your unit 4. एक क्वेश्चन और है इसका जो आप करोगे. आपको कहा है write a complete program to write 5 student records to a file student.dat. ठीक है, so you are going to do this. कल हम एक काम करते हैं, कल हम पहले सुबह एक फाइल हैंडलिंग का वन शॉट करते हैं. ठीक है, सो वी विल बी हैविंग वन शॉट ऑफ फाइल हैंडलिंग जिसमें मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, दोनों में कैसे रीड और राइट होता है. तो पहली चीज तो txt फाइल एक होती है, ये जो dat है ये आपकी बाइनरी फाइल है. सो जब हम एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फाइल के अंदर राइट करते हैं, सो दैट इज रिटन एज अ बाइनरी. जब आप नॉर्मल printf के थ्रू राइट करते हो तो वो टेक्स्ट फाइल में जाता है. लेकिन अगर आप उसको राइट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड fwrite फॉर दैट. एक होता है fread, वो पूरे स्ट्रक्चर को रीड करता है. fwrite पूरे स्ट्रक्चर को राइट करता है. ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस ऑफ योर ओन वंस. कल तक का टाइम आपके पास है, आप सुबह तक ट्राई करो. सुबह वील हैव अ क्लास जिसमें हम फाइल हैंडलिंग का पहले वन शॉट करेंगे, उसके बाद हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ये तो आपका एक पेपर था 2015 ही आई थिंक ये. ठीक है,
बट दिस वाज वन कंप्लीट पेपर फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके जो क्वेश्चंस थे वो काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं. सो अभी हमारे पास कितने दिन हैं? आज हो गई आपकी 22, 23, 24, 25. So we have 3 days, 23, 24, 25. So please tell me what type of revision you want, क्योंकि टॉपिक्स तो हम रिवाइज कर चुके हैं, तो आप सिर्फ PYQs ही डिस्कस करना चाहते हो. और वी कैन हैव वन क्लास जिसमें हम सिर्फ प्रोग्राम्स ही करें. हमने पहले भी करी है ऐसी क्लास जिसमें सारे प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं. सो वी कैन मेक दोज प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिस दोज प्रोग्राम्स. ठीक है, सो वी कैन हैव ऑफ दैट टाइप. बाकी नोट्स में आज आपको सारे दोबारा से भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपका जो भी मिस हुआ है आप वो नोट्स वाली फाइल वहां से डाउनलोड कर लो.